हमारे जफर नमानी साहब नहीं थे, सर उन्होंने कहा कि जफर नमानी थे। जफर नमानी कह रहे हैं कि थे। नहीं, जफर नमानी साहब वहाँ पर नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं या फरहत सच बोल रही है या झूठ? और अगर मैं हार गया तो मैं पॉलिटिकल मेरा राजीनामा दे दूंगा, तो मैं मरते दम तक हमेशा कांग्रेस में ही रहूंगा। तो आप तो नगर सेवक है नहीं, तो फिर आपके नाम पे नहीं, तो मेरे नाम पे मतलब मेरे फैमिली के नाम पे दिया गया है। मेरी जो नगर सेविका है के नाम पे कैसे हमारे घर का कोई भी बंदा एनसीपी से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, ये बात तय है। जो निधि दी जा रही है 2-2 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। नहीं 2-2 करोड़ नहीं, मैंने आ जाओ 2-2 करोड़ नहीं, मैं जो है दफन करने के लिए खोला नहीं जा रहा है। कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र तो नहीं है, जमीन हड़पने की साजिश तो नहीं चल रही है? जी नहीं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग पार्टी की फरहत शेख ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि सीएम के आवास पर मुमरा से 4 लोग गए हुए थे। दरअसल उस मामले को लेकर जो राजू अंसारी है वो कुछ खुलासा करने वाले हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। राजू अंसारी साहब, मुस्लिम लीग की फरहत शेख है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सीएम आवास पर वो गई थी। जिस तरह से राजन कीने साहब ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद उनका बयान आया था कि वो उनके साथ नहीं थी और जो है वो अपने पर्सनल काम से गई हुई थी। 4 लोगों का उन्होंने नाम लिया था। सबसे पहले तो इस्लामुद्दीन खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल प्रहार टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ आकर के मेरे तासुरात लेने की कोशिश की। दूसरा, आपका जो सवाल है कि फरहत शेख मैडम ने कुछ इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू को मैंने भी सुना है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा खुलासा ये करना चाहता हूँ कि पिछले गुरुवार की रोज़ की बात है। उस जुमेरात के रोज़ हमें चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था कि हमारे मुमरा कौसा के बजट को लेकर के हमें कुछ बातें करनी है और कुछ प्लानिंग करनी है। तो जिसकी वजह से मेरे साथ में मोरेश्वर किनी साहब थे, राजन किनी साहब थे, शालम आज़मी साहब थे और लोकल कुछ और भी लोग थे। उनको लेकर के हम लोग यहाँ से निकले और हम लोग गए सीएम के आवास के ऊपर और हमने वहाँ बैठ करके सीएम के ऑफिस के अंदर, सीएम का जो सभागृह है वर्षा बंगले के ऊपर, वो हमने बैठ करके हमारे मुमरा कौसा के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमने बजट मांगने की कोशिश की और साहब ने फ़ौरन उसके ऊपर हामी भर दी। हामी भरने के बाद में जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो जो हमारा जो सिक्योरिटी चेक का जो फर्स्ट पॉइंट है, उस सिक्योरिटी चेक के ऊपर फरहत शेख मैडम अंदर घुस रही थी और हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो हमने उनको देखा, उन्होंने हमको देखा और हम लोग बाहर निकल गए। ना वो हमारे साथ में आई थी, ना वो हमारे साथ में गई अंदर, और ना हमारा मुद्दे से उनका कोई लेना देना है। वो अपने मुद्दे से गई होंगी। और देखो, सीएम बंगलों के ऊपर कोई भी जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज हमारे शरद पवार साहब आज वर्षा बंगले पर गए हुए थे। तो सीएम का जो बंगला होता है वो पूरे महाराष्ट्र की जो 10.5 करोड़ जनता है सबके लिए है और वहाँ पर कोई भी आदमी अपने कामों के लिए जा सकता है। जिस तरह से फरहत शेख बता रही हैं कि वहाँ पर जो नाम लिया उन्होंने, वो लोग अंदर से बाहर निकल रहे थे और हंसी लेकर जो है वो ठहाके मार रहे थे, तालियां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें खुशी होगी ना, हमें खुशी जरूर होगी, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि इस मुमरा कौसा के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करने हैं, अगर उस काम करने के लिए अगर हम सीएम के आवास पर हम जाते हैं और हमें फौरन 55 करोड़ रुपया मिल जाता है एक ही बात के ऊपर, तो हमें खुशी क्यों नहीं होगी? वो पैसा हमने हमारे घर के लिए नहीं मांगा है, हमारा घर बनाने या हमारा बंगला या हमारा महल बनाने के लिए नहीं मांगा है। हमने वो पैसा मांगा था कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर कहीं सड़कों का काम करना हो, कहीं नालों का काम करना हो, कहीं गटर का काम करना हो, कहीं चौक सुशोभीकरण करना हो, कहीं डामरीकरण करना हो, कहीं स्ट्रीट लाइट्स लगाना हो। तो इसकी हमने काम की बात की थी और इस काम के ऊपर फ़ौरन सीएम साहब ने और उनके सुपुत्र जो हमारे यहाँ के खासदार भी हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उन्होंने फ़ौरन उसके ऊपर हामी भरी, लब्बैक कहा। तो हमें खुशी थी, एक उत्साह था हमारे अंदर कि यार हमने इतनी सारी बातें की और हमारी किसी बातों को काटा नहीं गया। तो हम उत्साह के अंदर हम वहाँ से बाहर निकले और हमारे को किसी को चिढ़ाना या किसी को बोलना या किसी के खिलाफ बातें करना ये हमारा शौक नहीं है, ये हमारा काम भी नहीं है। हम वहाँ से बाहर निकले और शायद मेरे ख्याल से हमारे उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। हम अपने रास्ते से बाहर निकले, वहाँ पे शायद FM इलियास साहब बैठे थे, हमने उनको भी नहीं देखा और वो कह रही है तो शायद वो बैठे होंगे क्योंकि मुझे इन्होंने कौन कौन थे जो नाम बता रही हैं, क्या सभी लोग वहाँ पर? नहीं, वहाँ पर हमारे जफर नमानी साहब नहीं थे। सर उन्होंने कहा कि जफर नमानी थे, जफर नमानी कह रहे हैं कि थे। नहीं, जफर नमानी साहब वहाँ पर नहीं थे। जफर नमानी साहब को हमने बोला भी नहीं था जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमने विशु भगत साहब को बुलाया था, मगर विशु भगत साहब किसी कारणवश वहाँ नहीं आ पाए थे। तो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था, मैनुल खान, और उनके साथ में एक आदमी और आए हुए थे। राजू भाई, आप कह रहे हैं कि FM इलियास साहब वहाँ पर बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन उनका जो बयान है वो ऐसा है कि ये सभी लोग बाहर निकल रहे थे। नहीं, FM इलियास साहब से भी हमारा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो मीटिंग सिर्फ नगर सेवकों की थी या नगर सेवकों के लोक प्रतिनिधि की थी, जो उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे, जो उनके नुमाइंदे होते हैं, उन्हीं की थी। उस मीटिंग के अंदर हमारे कलवा के तमाम नगर सेवक थे, हमारे दीवा के तमाम नगर सेवक थे और मुमरा की तरफ से राजन किनी साहब, भोरेश्वर किनी साहब, अनिता किनी साहब नहीं आ पाई थी, उनकी तबीयत खराब थी। उसे एक दिन पहले ही उनके घर के अंदर
उनके बच्चे का साखरपुड़ा था, मतलब मंगनी थी, जिसकी वजह से वो तबीयत खराब थी, वो नहीं आ पाई, थकी हुई थी बहुत। शालम आजमी साहब आए थे मेरे साथ में, मेहंदुल खान साहब विष्णु अच्छा, भगत साहब की तरफ से आए थे, और आप मैं कह था रहे बस। हैं कि जफर नुमानी वहां पर नहीं थे। बिल्कुल, जफर नवानी साहब बिल्कुल नहीं थे तो वहाँ फिर पर। किसकी बात को सच माना जाए इसमें? नहीं यार, झूठ कौन बोल ऐसा रहा है? है, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या फरहत सच बोल रही है या झूठ बोल ऐसा रही है कि वहाँ पर एंट्री है, आप जाकर के वर्षा में किसी से पूछ सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो वीडियो है, हमारे पास फोटोज भी है उसके, मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूँ कि जफर नवानी साहब उस मीटिंग के अंदर नहीं थे, और ना हमने जफर नवानी साहब को बुलाया। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आज भी राष्ट्रवादी के जितने भी नगर सेवक हैं, उन नगर सेवकों को मैंने कई मरतबा कहा भी है कि देखो, सरकार अपनी जगह पर, मगर आप इस शहर के नुमाइंदे हैं, और इस शहर की फलाह बहबूदी के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको अपने दुश्मन के पास भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपना घर के लिए पैसा नहीं मांगने जा रहे, अपने शहर के लिए पैसा मांगने जा रहे हैं, आप आइए। मगर अभी तक के सिराज डोंगरे साहब, जफर नुमानी साहब, अशरफ शानू पठान साहब, मिराज खान साहब और अश्विन राउत मैडम, ऐसे बहुत सारे नगर सेवक यहाँ पे राष्ट्रवादी के, साकिर भाई हैं हमारे, फरजाना साकिर मैडम हैं, रूपाली गोटे हैं, और भी बहुत सारे नगर सेवक, मगर कोई वहाँ पर आया नहीं है अभी तक। नहीं तो और किसी का नाम भी नहीं आया ना कि वहां जाने का। हाँ बिल्कुल। लेकिन जफर नुमानी का जो नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में ही रहते हैं, और फरहत जी शेख जो बता रही हैं कि आप सभी लोग बाहर निकल रहे थे। जी आप कह रहे हैं कि एफएम इलियास वहां पर बैठे थे, जी, उनका एफएम कहना इलियास है वेटिंग रूम में कि बैठे थे जी। वो भी बाहर निकल रहे थे, ऐसा उनका नहीं 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 कहना नहीं है। नहीं, एफएम इलियासी साहब भी हमारे मीटिंग में नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ नगर सेवकों की मीटिंग थी। हाँ। उसमें हमारे कलवा की अनिता गौरी मैडम थी, हमारे अच्छा, मैं ये बहुत जानना सारे, चाहता मतलब हूँ, बहुत सारे कलवा के नगर झूठ सेवक थे। फिर कौन बोल रहा है? भाई मैं तो एकदम साफ आपको इसके ऊपर, कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ कि जफर नुमानी वहां पर बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे वहां पर। ना हमने जफर नुमानी को वहां पर पूछा, ना हम लेकर के गए, ये साफ बात है एकदम। इसमें जफर नुमानी साहब वहां पर नहीं थे। ये कैसा है, अगर कि जफर नुमानी साहब नहीं थे वहां पर, उनका बात मीडिया में आया कि वहां नहीं थे, तो अब तक वो खामोश क्यों है? उनको बोलना चाहिए वो था तो इस उन्हें चीज बोलना को। चाहिए कि वो कहाँ पर थे उस वक्त में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं देखो, मैं किसी को बचाना या किसी को डुबाना नहीं चाहता हूँ, ना मैं किसी को झूठा साबित करना चाहता हूँ। फरहत भी मेरे लिए मेरी बहन, छोटी बहन जैसी है। हो सकता है वो इन द एक्साइटमेंट बोल दी होगी कि हाँ जफर नमानी उनको दिखे, मगर जफर नमानी वहाँ पर नहीं थे, ये मैं आपको पक्के दावे के साथ बोलता हूँ। और अगर कोई मुझसे शर्त लगाना चाहे तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, और अगर मैं हार गया तो मैं पॉलिटिकल मेरा राजीनामा दे दूंगा। इससे बड़ी तो बात मैं और कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको। अच्छा, राजू भाई, आपको लेकर भी शहर में तरह तरह की चर्चाएं हैं। जी, शहर में चल रही कि आप कहते हैं कि मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ, मैं और नहीं आप हूँ नगर सेवक, मेरे घर में लोग हैं। अच्छा, कौन है आप? किसका मेरे घर नाम में है? मेरे वालिद साहब नगर सेवक रहे, 2 मरतबा 10 साल वो नगर सेवक रहे। मेरी वालदा 5 साल नगर सेविका रही, अभी मेरी भाभी नगर सेविका है। मैंने कभी अपने आप को नगर सेवक नहीं आप कहा, अपने समाज सेवक रहते भाभी हैं, का मगर काम हाँ, काज प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं उनका। मैं अपने घर के जो भी नगर सेवक बने उनका प्रतिनिधित्व हमेशा लोग ये भी मैंने किया। सवाल उठाते हैं कि आप किस राजनीतिक पार्टी से हैं? मैं हमेशा से कांग्रेस में रहा और हमेशा कांग्रेस में ही रहूंगा मरते दम तक। कांग्रेस में क्या पोस्ट है? मैं कांग्रेस के अंदर जनरल सेक्रेटरी रहा 3 साल तक के लिए। आज मैं सिर्फ एक कोर कमेटी का सिर्फ मेंबर हूँ। मेरे पास कोई बड़ी पोस्ट नहीं है कांग्रेस की, मगर चूंकि मैं कांग्रेस को अपनी तरफ से अपनाया हुआ हूँ, तो मैं मरते दम तक हमेशा कांग्रेस में ही रहूंगा। सवाल उठा रहे हैं लोग कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना की जो सरकार है, जी उसमें उनके साथ में एक कांग्रेस का जो पदाधिकारी है वो साथ मिलकर काम कर रहा है, जी जबकि कांग्रेस बिल्कुल ही अलग है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या वर्षा के ऊपर या सह्याद्री के ऊपर या मंत्रालय में सीएम ऑफिस के ऊपर सिर्फ राजू अंसारी ही जा रहा है, या हमारे इस महाराष्ट्र स्टेट के 8 मुस्लिम आमदार हैं, उसमें फारूक शाह साहब हैं, नहीं, उसमें बंगले मुफ्ती पर उस्मान अपने साहब काम हैं। के लिए जाना अलग है, जी और सीएम के मंच पर भी आपको देखा जाता है। नहीं, मैं कहीं किसी भी कार्यक्रम होता मैं है, किसी कहीं भी कुछ शिवसेना है, के पॉलिटिकल तो मंच उस पर पर नहीं भी हूँ मंच मैं। पर जो है आप होते हैं, जी शामिल बिल्कुल भी होते नहीं, हैं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए कि मैं शिवसेना के किसी मंच के ऊपर चढ़ा हूँ। मैं कभी भी नहीं रहा उनके मंच के ऊपर, कभी भी नहीं रहा। मैंने 2-3 मरतबा सीएम साहब को यहाँ पर बुलवाया है, चाहे वो कटे के वक्त में हम लोग ओपनिंग में रहे हो, क्योंकि मेरा वार्ड है, मेरी भाभी का वार्ड है, तो मुझे एज ए लोकल प्रतिनिधि वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है। मुमरा में जब ओपनिंग की गई तो खासदार साहब यहाँ पर है, तब मैं उनके साथ में रहा। या कभी गणपति विसर्जन घाट रहता था, उस पर मैं रहता हूँ। या हमारा महाराष्ट्र बाना करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था कलवा के अंदर, खारेगांव में, उसका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसके अंदर मैं उनके स्टेज को साझा किया उनके साथ में। मगर कभी भी मैंने शिवसेना के स्टेज के ऊपर मैं कभी चढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी विचारधारा अलग है, शिवसेना की विचारधारा अलग है। आप जिस तरह से ये सारी बातें बता रहे, इसको लेकर जो निधि मिली जी शिंदे साहब की तरफ से,
तो ये निधि आपको मिली? नहीं, मुमरा कौसा को मिली। आपको कितना मिला, कितना करोड़ दिया गया? मेरे वार्ड के लिए साहब ने 17 करोड़ के आसपास पैसा दिया। तो ये था। किसको दिया गया? मेरे वार्ड के लोगों को दिया गया है। नहीं, मेरे नाम पर दिया गया है, मेरे बोलने पर दिया गया है, मेरे मांगने पर दिया गया है। तो आप तो नगर सेवक है नहीं, तो फिर आपके नाम पे नहीं, तो मेरे नाम पे मतलब मेरे फैमिली के नाम पर दिया गया है। मेरी जो नगर सेविका है, फैमिली के नाम पे कैसे? मेरी फैमिली की जो नगर सेविका है, उस नगर सेविका के नाम पर दिया गया है। अभी फिलहाल देखो, आपको एक बात बता दूं मैं कि कोई भी नगर सेवक नहीं है। 5/5/2022 को सारे नगर सेवक जो है वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, वो चीज लेकिन जो जनप्रतिनिधि, अभी कोई नगर सेवक का चुनाव भी नहीं, मांझी है, सब मांझी है, सब मांझी है। जो बजट है कहीं ना कहीं मांझी नगर सेवक को ही दे रहे हैं काम। नहीं, आपको ये फिर करेक्शन थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो बजट आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो जनप्रतिनिधि होता है उसी के नाम से होता है। हमारे यहाँ का जो लोकल MP है, माननीय श्री श्रीकांत शिंदे साहब, वो यहाँ के MP हैं। उन्होंने अपने नाम के ऊपर बजट पास करवाया स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे वो MMRD हो, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री हो। जिनसे भी पैसा आया है वो पैसा उनके नाम से आया है, हमारे खासदार साहब के नाम से आया। खासदार साहब ने CM से मांगनी की कि हमें यहाँ काम करने की जरूरत है, मगर उनके जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के अंदर कहीं ना कहीं हमारा लेखा जोखा जाता है। हम हमारे नगर सेवक, जो मांझी नगर सेवक, वो अपने लेटर हेड के ऊपर लिखते हैं कि साहब हमारे, क्योंकि देखो एक खासदार है, उसके पास बहुत बड़ी आबादी है, उसके पास 3 महानगर पालिका है, KDMC भी है उसके पास, नवी मुंबई भी है उसके पास, ठाणे महानगर पालिका भी है उसके पास, नवी मुंबई भी है उनके पास। तो उनको नहीं मालूम होता कि हाँ कौन सी गली में क्या काम करना है। तब ये होता है कि जो लोकल नगर सेवक होते हैं या एक्स नगर सेवक होते हैं, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, वही फीडबैक देते हैं, उन्हीं को फीडबैक देना, वही हमने फीडबैक दिया। वही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरे नाम से मेरे नगर सेविका के नाम आपके नाम से कैसे आया, वो मैं पूछ रहा हूँ। मेरी नगर सेविका के नाम से बजट आया है साहब कि हमने ये काम किया, हमने मांगने की, और हमारे खासदार साहब ने कहा कि फलाने वार्ड के अंदर जो मांझी नगर सेवक, उन्होंने ये मांगनी की है, यहाँ पर रोड बनाने की जरूरत है, यहाँ पर गटर बनाने की जरूरत है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है, यहाँ पर नाला बनाने की जरूरत है। तो ये हमारे नाम से खासदार साहब ने ऊपर भेजा प्रस्ताव, और प्रस्ताव मंजूर होकर के खासदार साहब के नाम से आया। अब जब वो अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि खासदार के पास जा रहे हैं, आप CM के पास जा रहे हैं, CM सबके हैं, जा सकते हैं, सब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप मुमरा कौसा का जो विकास का काम है इसको लेकर CM के पास जा रहे हैं, श्रीकांत शिंदे के पास जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक यहाँ के भी MLA हैं, आप उनसे क्यों नहीं रास्ता करते कि यहाँ पर हमारे वार्ड में ये समस्या है? जी, ऐसा है कि पिछले आपकी जो भाभी है वो किस पार्टी से नगर सेवक है? वही बोला थी, है नहीं थी, हाँ, ठीक। ऐसा है कि 2017 से लेकर 2022 तक के वो NCP से ही नगर सेविका थी। तो आपको जाना चाहिए ना उनके पास भी। मेरी बात तो सुन ले कि जब वो 5 साल नगर सेविका थी तो 5 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने तकरीबन पिछले 14 साल के अंदर 2009 से लेकर के 2022 तक के इन्होंने मुमरा कौसा में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 108 करोड़ रुपया लाया है। वो 108 करोड़ रुपये के अंदर उन्होंने 1 रुपये का हिस्सा हमारी नगर सेविका को नहीं दिया। हमारे महानगर पालिका की तरफ से जो हमारे को बजट मिलना चाहिए था नगर सेवकों को, तमाम नगर सेवकों को, उन नगर सेवकों के बजट को उन्होंने अपने ऊपर अपने नाम से लेकर के कमिश्नर के पास अपना लेटर जाकर के देते थे, सारे नगर सेवकों के लेटर को मांगने को जोड़ करके, और उसका सिंगल टेंडर कॉल करके अपना आदमी बैठा करके काम करवाते थे। एक नगर सेवक का काम नहीं हुआ। और उसी तरीके से हमारे जो नगर सेविका, उसका तो काम तो छोड़ दो, हमारा तो प्रस्ताव ही नहीं लिया गया। एनसीपी के सब नगर सेवक तो गुणगान गाते फिरते हैं कि साहब ने ये काम कर दिया, ये कर दिया, आप बोल रहे दिए नहीं। थोड़ा सा अगर आपके पास वक्त हो तो डिटेल बता दूं मैं आपको। बिल्कुल बताइए। मुमरा कौसा में जो हमारा स्टेडियम है, 2008 में हमने इसका भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था। आपको मालूम है उसका काम किसने किया? ठाणे महानगर पालिका ने 35 करोड़ रुपए का बजट दिया तो कहीं जाकर वो स्टेडियम बना। 2008 में SMC इंफ्रास्ट्रक्चर को काम लगा था, 4 साल में उन्होंने उस काम को खत्म किया, 2012 में वो काम खत्म होकर के पूरा हुआ। किसकी देन है? नगर सेवक और महानगर पालिका की देन है। उसी को लग करके बाजू में हमारा हॉस्पिटल बना। इस हॉस्पिटल के अंदर अब तक के 139 करोड़ रुपया लग चुका है। किसकी देन है? ठाणे महानगर पालिका की देन है। हमारे ठाणे महानगर पालिका ने इसको अलग अलग टप्पों के अंदर पहले 57 करोड़ दिया, फिर 40 करोड़ दिया, फिर 20 करोड़ दिया, फिर 8 करोड़ दिया, फिर 9 करोड़ दिया। इस तरीके से 139 करोड़ रुपया दे करके उस हॉस्पिटल को बनाया। किसकी देन है? हमारे महानगर पालिका की देन है। हमारे STP को किसने बनाया? तकरीबन 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। आज हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है किसने बनाया? ठाणे महानगर पालिका ने बनाया। हमारे पूरे मुमरा कौसा के अंदर जो किसी के मांगने पे हुआ होगा ना, किसी ने उसका बजट। BPMC एक्ट क्या कहता है आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि बृहन मुंबई महानगर पालिका एक्ट, हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका जो है इस देश की सबसे पहली महानगर पालिका 1890 में बनाई गई। आज उसी के अधिनियम जो है पूरे देश के सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के ऊपर लागू होते हैं। तो एज पर BPMC एक्ट
महासभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ मांगनी नगर सेवक कर सकता है। ना वहाँ कोई एमएलए बैठ सकता है, ना एमपी बैठ सकता है, ना चीफ मिनिस्टर बैठ सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर बैठ सकता है। हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंजूरी दी जाती है नगर सेवक के बोलने के ऊपर। 100% बजट के ऊपर अधिकार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक का होता है। ये कानून शायद आपको मालूम होगा कि हमारी जनरल बॉडी, हमारी जो महासभा है, वही मंजूरी देती है। उसके बाद में वो स्टैंडिंग कमेटी, हमारी स्टीयरिंग कमेटी में जाता है। स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो भी नगर सेवक होता है, वो उसको फाइनल मंजूरी देता है, उसके बाद में वर्क ऑर्डर होता है। तो ये लोगों के अंदर एक मनगणना है कि हमारा फलाना काम जो है एमएलए साहब ने कराया है, और हमें मालूम है महानगर पालिका से बजट कैसे लाना है। इसके लिए हमें किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, आप सीएम साहब के काफी करीब हैं, काफी आना जाना है जी बिल्कुल, बहुत पुराने ताल्लुका थे हमारे वाले सब। तो हॉस्पिटल को लेकर भी काफी मसले चल रहे हैं, तो उस पर आपने कभी कुछ बात वगैरह की जी? इसको प्राइवेट ना किया जी जाए? आपकी जानकारी लेके मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और बहुत सारे मुमरा के लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमने एक टेंडर कॉल किया था पीपीपी का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके अंदर हमने ये कहा था कि किसी प्राइवेट फर्म को हम दे देंगे और कुछ कोर पेशेंट्स को हम लोग उसके अंदर ट्रीट करेंगे, जो हमें मान्य नहीं था। हमारे सारे नगर सेवकों ने इसका विरोध किया था। इसके ऊपर शालाम आजमी साहब ने बहुत बड़ा विरोध जताया था। भरत शेख मैडम इसके ऊपर भूख हड़ताल के ऊपर बैठी थी और वो पीपीपी का जो टेंडर है वो रद्द कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 रोज पहले हमारे महानगर पालिका ने वापस से नया टेंडर कॉल किया है, कैशलेस का टेंडर कॉल किया है। अब वहां पर किसी को 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर जो भी इस हॉस्पिटल को चलाएगा, वहां पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो हमारी महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना हो, चाहे हमारी राजीव गांधी जन आरोग्य योजना हो, चाहे वो हमारी महात्मा गांधी योजना हो, ऐसी बहुत सारी, चाहे बेगम हजरत महल योजना से 4-5 स्कीमें हैं। इन स्कीमों के मातहत गवर्नमेंट जो है पूरा पैसा उसके अंदर मुहैया कराएगी। तकरीबन 350 डिजीजेज उसके अंदर इंक्लूडेड है उस टेंडर के अंदर, और जो भी वहाँ पर काम अपने इलाज करने के लिए जाएगा उसे 1 रुपया भरना नहीं जाएगा। इसलिए हमने उस हॉस्पिटल के अंदर कैश जो काउंटर होता है वो हमने मना कर दिया है रखने के लिए। वहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं होगा और कैशलेस वहाँ पर उस हॉस्पिटल को चलाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मुमरा कौसा के लोगों के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, मुमरा विकास अघाड़ी बनाकर आप लोग चुनाव लड़ने वाले, तो इस मुमरा विकास अघाड़ी में किस तरह जो है आप लोगों को शामिल करेंगे, प्रतिनिधि जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो किस तरह करेंगे? ये जानकारी सामने आ रही है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं एनसीपी के जो नगर सेवक थे उन लोगों को जो है तोड़ रहे हैं। ऐसा है, मुझे एक बात बताइए कि ये मुमरा विकास अघाड़ी ये नाम आया कहाँ से? ये 2002 में मैंने सुना था, जब विमान से हमारे 2 पैनल, हमारे मुमरा में 2 पैनल आए थे, एक राजन किनी साहब का पैनल और एक हमारे महेंद्र कुमार लेकर साहब का पैनल। 6 नगर सेवक उस मुमरा विकास अघाड़ी से आए थे। उसके बाद मैंने वो नाम कभी सुना नहीं है और अभी भी मैंने नहीं सुना है। ये लोगों के अंदर बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे गॉसिप्स हैं कि ऐसा किया जाएगा। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ और मैं इसके चक्कर में नहीं हूँ। जब सही वक्त आएगा और जो मुमरा कौसा के लिए अच्छा होगा, तो तमाम लोग जो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तमाम लोग इसके ऊपर मशवरा करेंगे और जो चीज़ अच्छी होगी उसके ऊपर हम बैठ करके बात करेंगे। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, मगर मैं कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने के मूड में मैं खुद नहीं हूँ, मैं लड़ता ही नहीं हूँ। मेरे घर में हाँ अक्सर मेरे घर के लोग लड़ते हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि कांग्रेस से ही लड़ने की कोशिश करें। आपके जो घर के फैमिली भाभी हैं चुनाव लड़े एनसीपी से ही? एनसीपी से लड़े जी, एनसीपी से लड़े। अगला चुनाव भी क्या एनसीपी? नहीं, एनसीपी से तो नहीं लड़ेंगे। ये साफ है कि हम एनसीपी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारे घर का कोई भी बंदा एनसीपी से इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, ये बात तय है। इसके ऊपर हमारा घर में मशवरा हो चुका है कि हमें एनसीपी से इलेक्शन नहीं लड़ना है। अब आगे का मुद्दा ऐसा है कि अब देखते हैं उस वक्त में कैसा होता है। 4 का पैनल होता है कि वापस 3 का पैनल हो जाता है। उम्मीद तो 4 के पैनल की ज़्यादा है। अब 4 का पैनल रहा, हम लोग अपने आपस में सारे लोगों को लेकर के लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ में शालाम आजमी साहब है, वो MIM से है। अब मैं खुद कांग्रेस से हूँ। मैं कोशिश करूँगा किस तरीके से हमारा समीकरण बैठे और हम लोग किस तरीके से इलेक्शन लड़ें। मगर एक साफ बात यह है कि हम राष्ट्रवादी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये एक पक्की बात है। अच्छा, राष्ट्रवादी के कितने नगर सेवक जो है आप लोगों के टच में है? देखो, ऐसा है कि राष्ट्रवादी के सारे नगर सेवक मेरे दोस्त हैं, चाहे वो शानू पठान साहब हो, सिराज डोंगरे साहब से मेरा घरेलू रिलेशंस है, जफर नवानी साहब से मेरे घरेलू रिलेशंस है। मगर मैं एक प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ, मैं एक प्रिंसिपल वाला आदमी हूँ। मैं कभी किसी को भी तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी, हर नगर सेवक जो है वो अपने इलाके की के लिए क्या अच्छा है और उसके खुद के लिए क्या अच्छा है, उसके ऊपर खुद सोच विचार करे। मैं किसी को लालच या किसी को डराना या किसी के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि जो निधि दी जा रही है 2-2 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। नहीं, 2-2 करोड़ नहीं, मैंने आ जाओ 2-2 करोड़ नहीं। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग वहां पर आएंगे
आज तक के चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे ये नहीं कहा कि तू कांग्रेस छोड़ करके शिवसेना में आ जा। मुझे उन्होंने 17 करोड़ रुपया दिए, मेरे वार्ड के लिए उन्होंने 17 करोड़ रुपया दिए। हमारे शाला मालवी साहब MIM के नगर सेवक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि MIM छोड़ करके आप शिवसेना में आ जाओ। उन्हें 5 से 7 करोड़ रुपया दिया अभी तक के, 5 से 7 करोड़ रुपया दिया उन्हें अभी तक के। तो मुमरा कौशल के तमाम नगर सेवकों से मैं फिर अपील करूंगा आपके माध्यम से, प्रहार टाइम के माध्यम से, कि आप लोग अपने वार्ड के कामों के लिए बजट लेने के लिए CM साहब के पास आएँ, अपना काम करवा के लीजिए। आपको किस पार्टी से और किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना है, ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। जैसे भी आपको एक बात बता दूं मैं, अभी हमारे CM साहब ने हमारे 4 सुन्नी कब्रिस्तान के लिए और 4 शिया कब्रिस्तान के लिए, उसमें एक बोरी कब्रिस्तान है, एक खोजा कब्रिस्तान है, एक 2 शिया कब्रिस्तान है और 4 सुन्नी कब्रिस्तान है। एक अमृतनगर कब्रिस्तान है, हमारा कौसा कब्रिस्तान है, एक हमारा MMLE कब्रिस्तान है और एक हमारा डावला कब्रिस्तान है। इन चारों कब्रिस्तान के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपया दिया। हमारे यहाँ पर मुमरा कौसा में 8 शमशान भूमि। अच्छा, आप कब्रिस्तान की बात कह रहे हैं, तो आपके यहीं पर कब्रिस्तान है टोल नाके के पास में जी। उस कब्रिस्तान के जमीन का क्या कितना 2-3 एकड़ है, कितना जमीन है वो 57 गुंठे की जमीन है। हाँ, जिसे तो हमारे क्या हुआ, आप लोग क्यों नहीं उसे जो ऐसा है कि उसके उस जमीन को जब हमने खरीदा था तो हमने उसको खिदमत ट्रस्ट के नाम से खरीदा था। जब कोई ट्रस्ट के नाम से खरीदते हैं तो वक्फ एंड औकाफ बोर्ड में चली जाती है वो, तो हमें इसको वापस रिवर्ट कराना पड़ा। रिवर्ट कराने के बाद में हमको वापस इंडिविजुअल नाम से हमने वो हमीद नथानी साहब के नाम से हमने 7/12 किया है वापस। उसको हमने वापस से शहर विकास के पास भेजा है, टाउन प्लानिंग के पास भेजा है, UD के पास भेजा है, मंजूरी हमें मिल चुकी है। उम्मीद है कि बारिश के बाद में वो कब्रिस्तान चालू हो जाएगा। उस कब्रिस्तान को आरोप लग रहा है कि उस कब्रिस्तान का सब प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन उसे जो है दफन करने के लिए खोला नहीं जा रहा है। कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र तो नहीं है, जमीन हड़पने की साजिश तो नहीं चल रही है? जी नहीं, वो ऐसा लोग कह रहे हैं। वो जो जमीन है उसका अगर उसका सब कुछ आप खुद कह रहे हैं पूरा हो गया है, तो उसको दफन करने के लिए लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है? एक फाइनल प्रोसेसर बाकी है, जो हमारा जो प्रेतांची विलेवाट लावणे, ये एक प्रोसीजर होता है कि कब जनाजे का विलेवाट लावने का काम, इसके लिए हमें मंजूरी लेनी पड़ती है हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, उसके बाद में जन्म मृत्यु विभाग महाराष्ट्र स्टेट से, जिसकी फाइल हमारे शेंडगे साहब पूना के अंदर जा चुकी है। उम्मीद है कि महीने भर के अंदर वो साइन कर देंगे। उसके बाद में उसकी TDR की फाइल बनेगी, क्योंकि हमने जो ज़मीन खरीदी थी, हमने उस वक्त में 3 जमींदार थे उसके अंदर। गजानन नागो बुरुड़, पहले TDR का मामला था, वो भी बोले कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हो चुका है, उसमें वही बताना चाह रहा मैं आपको। उसमें 3 लोग थे, एक रिजवान रावी और गुफरान रावी, 2 भाई थे, जिनकी तकरीबन 45 गुंठा ज़मीन थी और 10 गुंठा ज़मीन जो है वो हमारे गजानन नागो बुरुड़ की थी। तीनों ने मिलाकर के ज़मीन जब बेची थी हमें, तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि जिसका जब भी कोई भी मुआवजा मिलेगा तो उस मुआवजे को 50% हमें दे दिया जाए। तो हमने ये बात कही थी कि हम उसका मुआवजा आपको देंगे। तो वो TDR की फाइल भी हमने मूव कर दी उन्हीं के नाम से, उन्हीं का आर्किटेक्ट है और उन्हीं के आर्किटेक्ट के जरिए वो फाइल हमारे टाउन प्लानिंग के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जा चुकी है। और हमने उनसे साफ कहा है कि आपका जो हक बनता है वो आपका हक आप ले लीजिए, उसके बिना, आपका हक दिए बिना हम कब्रिस्तान चालू नहीं करेंगे। तो हमारा फाइल जैसे शेंडगे साहब के पास पड़ी है, वैसे हमारी TDR की फाइल उनके पास पड़ी है। हमने उनका TDR सर्टिफिकेट उम्मीद है कि महीने भर में बनाकर उनके हाथ में दे देंगे। और हमारी जो शेंडगे साहब के पास फाइल पड़ी हुई है प्रेतांची विलेवाट लावने जी, वो भी हमारी मंजूरी हो गई। अगर तो हम लोग फ़ौरन, मेरा उम्मीद है कि अभी बाउंड्री वक्त हमारा पूरा कंप्लीट है, उसके बीच में कहीं पाथवेज बनाने की ज़रूरत है, कहीं गुसल खाना बनाने की ज़रूरत है, छोटा सा इबादत गाह बनाने की ज़रूरत है। तो ये काम हम लोग बारिश के फ़ौरन बाद चालू कर देंगे। 15 सितंबर तक काम चालू हो जाएगा और उम्मीद है कि अक्टूबर के या नवंबर के महीने में हम दफनाना चालू कर देंगे इंशाल्लाह। इसमें किसी की रुकावट नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। हम एकदम ट्रांसपेरेंट है और इस ज़मीन को खरीदने में, इसका काम करने में हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। कोई अगर ये बोल रहा है कि हमने इसके अंदर पैसा दिया तो सरासर झूठ बात है। हमने इसके अंदर कोई चंदा नहीं किया है। ये ज़मीन का पूरा पैसा जो है वो हमीद नाथानी एंड सन्स की पूरी उनकी टीम ने मिलकर के पैसा दिया है। और हज़रत हमारे मोइन मियाँ साहब ने इसके अंदर बहुत मेहनत की और हज़रत मोइन मियाँ ने उनको कन्विंस किया, अशरफ नाथानी साहब को, हमीद नाथानी साहब को, कि आप अपनी वालदा के रिसाले साहब के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने पूरा पैसा अकेले दम पर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस कब्रिस्तान को बनाने के बाद में मैं इसे पूरे जिसका जो भी खर्चा है, जब तक मैं जिंदा हूं इसका पूरा खर्चा मैं करते रहूँगा। इसमें किसी से 1 रुपया लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसके ट्रस्टी हम लोग हैं, मैं हूँ, सैयद अली भाई साहब हैं। और हम ये समझते हैं कि कोई अगर आपके पास इस कब्रिस्तान के लिए 1 रुपया मांगने आए, किसी को ना दे, हमसे राब्ता कायम करें और हमसे साफ उसकी कंप्लेन कर दें कि फलाना आदमी हमारे पास पैसा मांगने आया था। ये पूरा कब्रिस्तान हम लोग खुद बनाएंगे, खुद करेंगे और खुद चलाएंगे इंशाल्लाह। से तो किसी से हमको 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना कि राजू अंसारी ने बड़ी बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया है। जिस तरह से फरहाद शेख ने जो बयान दिया था
कि कई पूर्व नगर सेवक जो है वहाँ पर सीएम आवास पर दिखाई दिए थे। उसके बारे में भी राजू अंसारी ने बताया कि जो जफर नुमानी का नाम सामने आ रहा था वो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं, फरहाद शेख कह रहे हैं कि थे। राजू अंसारी साहब का कहना है कि वो नहीं थे। हालांकि इस मामले में जफर नुमानी की तरफ से अभी भी किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है।